तो आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के अंतर्गत जो चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है। हमने कल की क्लास में चालू किया था अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐसे मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इवेंट, ठीक है ना। तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आज के हिसाब से भारत का मैप बना लेते हैं। आज के हिसाब से देखिए, अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं भारत का मैप, तो ये हमारा देश है भारत, ये हमारा देश है भारत। ये हमारा देश है भारत। ये बाजू में है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यहां पर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, दिल्ली, चंडीगढ़। यहां पर है आपका मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। इसी के जस्ट नीचे यहां पर देखना है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना। ये आपका है सिक्किम, वेस्ट बंगाल। यहां है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहां पर है भूटान, यहां कंट्री क्या है भूटान, और यहां पर कंट्री क्या है नेपाल, है ना। ये आपका है पाकिस्तान, ये आपका है तिब्बत, जो आज किसके अधीन है, अधिकृत कर लिया है कौन इसको, चाइना। तो ओवरऑल यहां पर चाइना है, ठीक। यहां पर म्यांमार है, ये आपका है बांग्लादेश, ये आपका है बांग्लादेश। तो कल की क्लास में हमने चालू किया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने चालू किया था, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें हमने चालू किया था हिस्टोरिकल, इसमें हमने चालू किया था हिस्टोरिकल इवेंट, जिसमें हमने काफी कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अगर मान लो कोई नहीं देखे हो तो कल का लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये समझना तो जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हमने चालू किया था 26 मई, 26 मई कि 16 मई, 12 मई 1946 को, 12 मई 1946 को, 12 मई 1946 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा, 12 मई 1946 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा देशी रियासतों के लिए एक श्वेत पत्र का प्रकाशन किया गया, और इस श्वेत पत्र में लिखा गया था कि अब देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सम्राट का पद समाप्त होगा तथा 565 देशी रियासतें अब पूर्णतः स्वतंत्र होंगी। यह था श्वेत पत्र। कब पब्लिश हुआ था? 12 मई 1946 और 12 मई
1946, the immediate viceroy Lord Wavell published a white paper for the princely states, in which what was mentioned? The power of British king was terminated over 565 princely states, and all the princely states will be independent. ये था व्हाइट पेपर जो हमने काफी डिस्कस किया था। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया जाता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया जाता है कि जून 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। आया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली announced India will be made independent on before June 1948. This was the announcement of Clement Attlee. ठीक। इसके बाद 21 फरवरी 1947, देखो 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड वेवेल, और 21 फरवरी 1947 से भारत के वायसराय के रूप में कार्यभार संभालते हैं भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो 21 फरवरी 1947 से भारत के अंतिम वायसराय बन जाएंगे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब सुनो, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन अपना प्लान प्रस्तुत करते हैं। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया जाता है, जिसके 4 प्रावधान होते हैं। और इस समय भारतीय सचिव रहते हैं वीपी मेनन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के 4 प्रस्ताव रहते हैं। पहला, भारत एक स्वतंत्र देश होगा। पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। तीसरा, देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे, या अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करे। और चौथा क्लॉज था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा। मतलब मात्र 70 दिन का समय मिल रहा है। आया समझ? अब लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए बुलाता है किसको? रेडक्लिफ को, सिरिल जॉन रेडक्लिफ को, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ को। वो कहां से आता है? ब्रिटेन से। कहां से आता है? ब्रिटेन से। और उनको सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज दिया जाता है। एक तो भारत का मैप, ठीक, अनडिवाइडेड इंडिया का मैप। जब मैं अनडिवाइडेड इंडिया बोल रहा हूं इसका मतलब भारत प्लस पाकिस्तान। अनडिवाइडेड इंडिया का मैप देता है। दूसरा देता है सेंसस 1941, जनगणना 2041। 1941 में क्या बोल दिया? 2041। हाँ 1941। जनगणना 1941। 2 रिसोर्सेज दी जाती है। अर्थात अगर कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वो जाएगा बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान। अगर कोई हिंदू बहुल क्षेत्र है तो वो कहां आएगा? भारत। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया विल बी मर्ज्ड इन
Pakistan and Hindu majority area will be merged in India. आया? तो ये किससे डिपेंड करेगा? सेंसस 1941 के आधार पर। तो इस प्रकार से 8 जुलाई 1947 को, देख रहे हो, 15 अगस्त के महज एक महीना पहले है, 8 जुलाई 1947 को रेड क्लिफ के नेतृत्व में रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। अब यहां पर यह हो जाएगा मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यह है मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो आज का बांग्लादेश। इसका मतलब यहां पर रेड क्लिफ को भारत के 2 क्षेत्रों पे काम करना है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो अपने अंतर्गत 2 और कमीशन बना लेता है। एक तरफ ये पंजाब के एरिया में विभाजन रेखा खींचा जाएगा, डिमार्केशन लाइन खींचा जाएगा। तो इस कमीशन का नाम पड़ता है पंजाब बाउंड्री कमीशन। और इसमें रहेंगे टोटल 5 सदस्य। एक तो अध्यक्ष खुद कौन होगा? रेड क्लिफ सर, रेड क्लिफ। और 4 सदस्य रहेंगे, 2 सदस्य रहेंगे एक कांग्रेस से, 2 सदस्य रहेंगे मुस्लिम लीग से। यहां पर असम और बंगाल के बीच, असम और बंगाल को ध्यान में रखते हुए अगर पार्टीशन लाइन खींचेंगे, डिमार्केशन लाइन खींचेंगे, तो यहां का जो कमीशन बनता है वो बनता है बंगाल बाउंड्री कमीशन। यहां भी 5 सदस्य, अध्यक्ष वही रहेंगे रेड क्लिफ, और यहां 4 सदस्य में 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस से। और इनको एज अ रिसोर्सेस क्या मिला है? सेंसस 1941 तथा इंडिया का मैप। अब ये लोग भिड़ गए। 8 जुलाई 1947 को उनको काम मिला कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचना है, डिमार्केशन लाइन खींचना है। और ये लोग मात्र एक ही महीने में डिमार्केशन लाइन खींच देते हैं। और 12 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को डिमार्केशन लाइन जो खींचा गया है उसकी रिपोर्ट सौंप दी जाती है। मतलब डिमार्केशन लाइन खींचने का काम क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा डिमार्केशन लाइन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी पब्लिश्ड on 17th of August 1947। मतलब भारत स्वतंत्र होने के 2 दिन बाद, भारत स्वतंत्र कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। उसके 2 दिन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हो जाता है। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना? तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं कहां तक? 8 जुलाई तक। 8 जुलाई को रेड क्लिफ कमीशन का गठन किया गया, फॉर्मेशन ऑफ द रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ कमीशन, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दें। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या करने वाले हैं? लॉर्ड माउंटबेटन क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत को स्वतंत्र करने का विधेयक, बिल भेजते हैं कहां? लंदन, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, वहीं से पास होगा। कहां से पास होगा? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, जिसको कहते हैं भारत स्वतंत्रता विधेयक, भारत स्वतंत्रता विधेयक 1947। और जब ये पास हो जाएगा तो ये बन जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम। जब पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में तब रहेगा इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 1947। और जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो ये बन जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस कानून के भी 4 वही प्रावधान होते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन के योजना में रहता है, लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में रहता है। 4 पॉइंट। पहला मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में वही 4 प्रावधान रहते हैं जो किसमें रहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में। पहला, भारत एक स्वतंत्र देश होगा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश होगा। देशी रियासतों को यह अधिकार है कि वह अपना विलय या तो भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे, ऐसा समझिए। और चौथा, 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा, या कह सकते हो भारत को स्वतंत्र किया जाएगा और पाकिस्तान एक नया देश बनेगा। यही मतलब हुआ, यही लिखा हुआ था किसमें? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में। फ्रेंड्स में है तो देखिए अगला है, इसी के बाद अगला है इंडिया इंडिपेंडेंस
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन ब्रिटेन में क्या पेश हो रहा है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्या पेश होगा? इंडिया इंडिपेंडेंस बिल। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश किया जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस बिल। चूंकि 1947 को पेश हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? 1947। ये पेश किया जाता है और ये सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। ऐसा बात, इसका मतलब यहां पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट से ये पास हो जाता है। ठीक, और पास कब होता है? 18 जुलाई 1947। तो जब ये पास हो गया तो क्या बन जाएगा? कानून। और ये कानून कब बना? 18 जुलाई 1947। समझ आया मैं क्या बोला? समझ आया? ठीक। और 4 जुलाई 1947 the India Independence Bill 1947 was presented in the Britain Parliament. आया? And on 18th of July 1947 the bill had been passed. I suppose the bill had been passed and it will be converted from bill to act, that it will be known as India Independence Act 1947। बैठ गए दिमाग में? और इस कानून में लिखा क्या है? what were the provisions? तो इसमें वही पूरे प्रोविजंस थे जो किसमें है? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में। पहला, इंडिया will be an independent country। यही था ना? भारत एक स्वतंत्र देश होगा। दूसरा, पाकिस्तान will be an independent country। थर्ड किसके लिए था? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। Princely states will have the right to merge themselves either in Union of India or Pakistan, or they can be announced themselves as an independent country। देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वह अपना विलय या तो भारत संघ में करे या पाकिस्तान में करे या अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करे। और चौथा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र किया जाएगा। आया? तो ये था हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ध्यान में रखना है कि ये तो हो जाता है, लेकिन भारत में इस समय कितने ब्रिटिश प्रोविंस है और कितने देशी रियासतें हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना? देखिए, ध्यान दीजिएगा। जिस समय भारत स्वतंत्र हो रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींच दिया जाता है, इस समय भारत में ब्रिटिश प्रोविंस इस समय भारत में ब्रिटिश प्रोविंस टोटल रहता है कितना? 17, जिसमें से इंडिया के पास कितने आते हैं? 14। इंडिया के पास ब्रिटिश प्रोविंस आएंगे 14 और पाकिस्तान के पास ब्रिटिश प्रोविंस जाएंगे कुल 6। 3 कॉमन रहेंगे। कौन कौन से? पंजाब, बंगाल और असम। ठीक, इस समय भारत में प्रिंसली
स्टेट्स। इस समय भारत में प्रिंसिपल स्टेट्स है 565, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, भारत प्लस पाकिस्तान दोनों मिलाकर 565 प्रिंसिपल स्टेट्स है, देशी रियासतें हैं, जिसमें से इंडिया के पास कितना जाएगा 552 और पाकिस्तान के पास कितना आएगा 13, कितना 13, ऐसा सही है ना? ठीक, तो ये हम डिस्कस कल कर चुके थे, इसी को ही आज हम गहन डिस्कस करने जा रहे हैं, डेप्थ में स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो चुका है, तो 15 अगस्त को क्या होगा, भारत स्वतंत्र होगा 15 अगस्त की स्थिति में। 15 अगस्त के जस्ट एक दिन पहले क्या है 14 अगस्त। 14 अगस्त के शाम को पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी जाती है। तो जब 14 अगस्त की शाम को ही पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी गई, इसका मतलब पाकिस्तान स्वतंत्र देश हो गया, एक पाकिस्तान नया मुल्क बन गया। ये स्वतंत्र क्या होगा, स्वतंत्र तो भारत होगा, एक नया मुल्क बन गया, कौन, पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 के शाम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान को सत्ता सौंपी जाती है, किसके हाथ में, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। तो एक नया देश बन जाता है पाकिस्तान। आया आया। और जैसे ही रात का 12 बजेगा, जैसे ही रात का 12 बजेगा, उसके बाद का जो डेट लग जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त। तो भारत स्वतंत्र माना जाएगा 15 अगस्त 1947 से। सुना? ठीक, तो पहला इसमें हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यह है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर डिमार्केशन लाइन जो खींचा गया रेड क्लिप के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच, वो लागू होता है 17 अगस्त 1947 को। दैट विल बी कम इनटू फोर्स ऑन 17th of August 1947. That will be known as that demarcation line will be known as Red Cliff line. It means Red Cliff line at present is the border in between India and Pakistan and India and Bangladesh. अब तो ये बांग्लादेश है, पहले क्या था ईस्ट पाकिस्तान। तो ये है रेड क्लिफ लाइन, ये आपका रेड क्लिफ लाइन, ऐसे खींचा गया, ऐसे। बाद में यहां एलसीएलसी सब आ जाएगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का विवाद बताने वाला है ना। और ये है रेड क्लिफ लाइन, ऐसा, ये है रेड क्लिफ लाइन, ऐसा। यहां पर ध्यान देना है कि ये था क्या, आपका पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस, जो दोनों में बंटवारा हो रहा है, बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस दोनों में बंटवारा हो रहा है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। असम का एकमात्र सिलहट आता है, सिलहट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है असम प्रोविंस का, इसलिए वो आ जाता है कहां, बांग्लादेश। ये आपका सिलहट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असम प्रोविंस का एकमात्र सिलहट कहां जाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं बोलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बोलेगा बांग्लादेश। इतना समझ आया? तो फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान ये हुआ है 14th of August 1947। On 14th of August 1947 a new country was formed, पाकिस्तान। ऐसा मतलब पाकिस्तान। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, नाम याद रखना है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब वायसराय का पद क्या होगा, समाप्त होगा। तो भारत के अंतिम वायसराय कहलाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल रहेगा 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। अब लॉर्ड माउंटबेटन का जो पद था वायसराय,
वो घटकर हो जाएगा गवर्नर जनरल का। इसका मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन कहलाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 से, और ये रहेगा 21 जून 1948 तक। और फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जब तक कि भारत का संविधान ना बन जाए। कब तक? अर्थात 26 जनवरी 1950 तक। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, गवर्नर जनरल का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि भारत के संविधान में लिखा गया है टर्मिनेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसे ही भारत का संविधान लागू होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 दोनों समाप्त हो जाएगा। आया? देखिए, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं पाकिस्तान के, कौन होंगे? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना में जी आता है रे, मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ जिन्ना लगा था, ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग बता देना है ऐसे यार। इसके बाद होता है इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमको देखना यही है एक्चुअल में। इंडिपेंडेंट इंडिया ये कब होता है? 15 अगस्त 1947। तो यहां पर भी हमको ऐसे देखना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर भारत के राष्ट्रपति अनाउंस होने की नहीं, ये सीधा बनेंगे संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले क्या बनेंगे? राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां गलती से नहीं लेना है, यहां पर सिर्फ 2 ही पोस्ट है, एक प्राइम मिनिस्टर और एक गवर्नर जनरल का। तभी तो गवर्नर जनरल का पद को हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, और उसके बाद वो पावर पूरा किसको चल जाएगा? राष्ट्रपति को, है कि नहीं यार? तो यहां पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इसको पहले ऐसा लिख लो, लास्ट वायसराय, है ना? इसको पहले लिख लो, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल रहेगा 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, इसका पद क्या होगा? वायसराय का समाप्त हो जाएगा। इट विल बी टर्मिनेटेड 1947। और यही बन जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? लॉर्ड, लो लिख ही देता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तब कार्यकाल कहां से चालू जाएगा? 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक कि ये चल जाएंगे 21 जून को चल जाएंगे। कहां कब चलेंगे? 21 जून 1948। और इसके बाद सेकेंड एंड लास्ट, तो लास्ट ही को सीधा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये रहेंगे 21 जून 1948 से जब तक कि भारत का संविधान लागू ना हो जाए 26 जनवरी 1950 तक। आया? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को स्वतंत्र करने के बाद भारत के पहले
गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। आया? चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस समझ में आ गया? मिटाओ, समझ आ गया? ये नाम हमें जानना बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक, देखिएगा ये मोबाइल का ना इंटरनेट ऑन है, इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, ये समझ आया ना? अब हम लोग भारत में आ गए और भारत की स्थिति में हम देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स और क्या देख रहे हैं? तो देखो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स। क्या देखने जा रहे हैं? प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंस। देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत। कल इसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया है, डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत। देखिए जब भारत अनडिवाइडेड था, क्या था? अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब भारत प्लस पाकिस्तान। तो अनडिवाइडेड इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंस टोटल कितने थे? 17, जिसमें से इंडिया के पास कितने आए? 14 और पाकिस्तान में 6। इनमें से 3 ब्रिटिश प्रोविंस क्या है? कॉमन है। एक है आपका पंजाब, एक आपका क्या है? पंजाब, इसको हमने कल डिस्कस कर लिया है। दूसरा है बंगाल, दूसरा क्या है? बंगाल। और तीसरा क्या है? असम। ये 3 ब्रिटिश प्रोविंस दोनों में क्या थे? कॉमन थे। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि 17 ब्रिटिश प्रोविंस में से 3 ब्रिटिश प्रोविंस ऐसे थे जो भारत और पाकिस्तान दोनों में विभाजित होकर गए। इसी में तो माथा पेची हुआ सीमांकन रेखा खींचने के लिए, डिमार्केशन लाइन खींचने के लिए, जो बाद में क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन। कब लागू हुआ? 17 अगस्त 1947। ठीक, यहां पर ये वाला जो भाग है हिंदू मेजोरिटी एरिया पंजाब का, ये आ जाएगा कहां पर? हिंदुस्तान में, भारत में। इसको कहेंगे ईस्ट पंजाब। क्या कहेंगे? ईस्ट पंजाब। और ये कहेगा वेस्ट पंजाब। ये आपका कहलाएगा ईस्ट बंगाल, जो एक देश कहलाएगा ईस्ट पाकिस्तान। ये कहलाएगा आपका वेस्ट बंगाल और ये कहलाएगा आपका असम प्रोविंस एज इट इज असम प्रोविंस। असम प्रोविंस का एक आ गया बस क्या? सिलहट, पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में बनेगा बांग्लादेश। तो अब हमको कितना काउंट करना है? टोटल 14 कहां पर काउंट करेंगे? तो 14 में 3 तो आ गए भारत में, कितना काउंट करना बाकी है? 11। कितने? 11। चलो काउंट करते हैं। 11 ब्रिटिश प्रोविंस। पहले ब्रिटिश प्रोविंस को ही देख लेते हैं। 11 ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस को छोड़कर बाकी जो बचेगा सब क्या रहेगा? प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, देखो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले ये, अच्छा ये तो ये है ना, ये तो आपका है यार राजस्थान और गुजरात आज के हिसाब से। देखो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका है, लिख ही देता हूं नाम, ये आपका है यूनाइटेड, जो आज का यूपी है ना, ये आपका यूनाइटेड, मतलब ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड प्रोविंस। ये आपका यूनाइटेड प्रोविंस। ये आपका बिहार प्रोविंस। क्या है ये? बिहार प्रोविंस, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों आ जाएगा। ये आपका है ओडिशा प्रोविंस। इसी का ही बाद में नाम चेंज होगा और ये हो जाएगा ओडिशा। तो ये 2011 में होगा। कब होगा? 2011 में। उस समय इसका नाम क्या था? ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा था और अभी क्या हो गया? ओडिशा। पहले था उड़ीसा, अभी क्या हो गया? ओडिशा। ऐसा समझ, इसको हिंदी में ऊ पढ़ते हैं, लिखा है ओ लेकिन हिंदी में ऊ पढ़ देते हैं, उड़ीसा। और ये क्या है? ओडिशा, शक्कर का सा, है ना? ये 2011 में होगा। अभी प्रोविंस का नाम क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा। कितने हो गए? 1 2 3 11 काउंट करना है। कितना काउंट करना है? 11 काउंट करना है। इसमें देखो ये क्षेत्र पकड़ना है, कितना पकड़ना है?
ऐसे क्षेत्र पकड़ना है। ये क्षेत्र आपका हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या नाम है इसका? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पूरा लिखूं, पूरा लिखूं, लिख पाएंगे? इसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एंड बरार। ये नीचे का पूरा एरिया बरार है। क्या है? बरार है, BERAR, बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसी में शामिल है क्या? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया। आया समझ? कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके बाद ये पकड़ना है, ध्यान दीजिए, ये पकड़ना है ऐसा, ऐसा पूरा, थोड़ा सा इधर का छोड़कर ऐसा, यहां पर मैसूर छोड़ना है, फिर ये त्रावणकोर छोड़ना है, ये भी आ जाएगा, ठीक। ये पूरा ऐसा, ये ऐसा तक लेता है, ऐसा लेगा मैसूर को छोड़कर। ये पूरा एरिया है आपका, जिसमें आंध्र प्रदेश तो पूरा ही घुस गया है, तमिलनाडु पूरा ही घुस गया है ना, केरल को छोड़ दिए, थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया ले लिया। दिस वाज नोन एज मद्रास। कौन सा प्रोविंस है ये? मद्रास प्रोविंस है। मतलब मैं जहां ब्रिटिश प्रोविंस बोल रहा हूं, वहां का शासन प्रशासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। आया समझ? कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। इसके बाद पकड़ते हैं मुंबई। मुंबई नहीं बोलेंगे, बंबई। क्या बोलेंगे? बंबई। तो ये है बंबई, ये था बंबई। गोवा तो लेनी चाहिए, यहां पर दमन दीव ये सब कुछ छोड़ना है, नहीं है दमन, ये सब कुछ छोड़ो तो कब काम बनेगा। ये है दीव, क्या है? दीव। ये आपका है दमन दीव, दादर और ये नगर हवेली। इनको छोड़ के पकड़ना है। तो ये है आपका, अरे यहां पर ये हैदराबाद का, ये पूरा औरंगाबाद तक जाएगा। कहां तक जाएगा? औरंगाबाद तक। अच्छा इतना ही था, तुम लोग क्या सोच रहे हो? बंबई बहुत था है? ये बाकी प्रिंसिपल स्टेट्स भी तो आएगा ना। बाद में बंबई बड़ा होगा, जो हमारा बंबई होगा ना बड़ा। कौन सा वाला? जो 1956 में बनेगा। 1956, 1 नवंबर 1956 को जो हमारा बंबई राज्य बनेगा, वो तो राज्य है, ये तो ब्रिटिश प्रोविंस है। प्रोविंस और राज्य में बहुत डिफरेंस है। वो प्रांत और ये राज्य, मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत टेक्निकल अंतर है। तो ये आपका है बॉम्बे। क्या है? बॉम्बे। देखिए हमारा जो बॉम्बे होगा, पूरा गुजरात को ले लेंगे, मतलब देसी रियासतों को भी जोड़ देंगे और यहाँ के देसी रियासतों को भी जोड़ देंगे, है कि नहीं यार? तो ये बन जाएगा बॉम्बे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक ध्यान देना, एक यहां पर है जो आज का रतलाम है, रतलाम, ये बस एक छोटा सा ब्रिटिश प्रोविंस था, बहुत छोटा ब्रिटिश प्रोविंस था। इसका नाम उस समय था पंथ पिपलोदा। क्या नाम था? पंथ पिपलोदा। पंथ पिपलोदा, पिपलोदा। लेकिन आज इसका नाम क्या है? रतलाम। रतलाम। ऐसा रतलाम है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ जाएगा ये? मध्य प्रदेश में। कितने हो गए? 7 है ना। कितने और काउंट करने हैं? 7 ही हुए, 1 7 ही हुए, है ना। मेरे को टोटल कितना करना है? 11 करना है। कितना करना है? 11। यूनाइटेड प्रोविंस बिहार उड़ीसा, बिहार उड़ीसा 1 2 3 4 5 6 7, 3 कर दूंगा 10, और करना कितना है? 11 होगा। यही छूटा हुआ अंडमान निकोबार। अरे अंडमान निकोबार भी लेना है ना। कौन सा लेना है? अंडमान निकोबार। ये क्या समुद्र तरफ पे पड़ जाता है यार, यहां तक जाने के लिए इनको शिप में बैठना पड़ता है नहीं? उसको देखते हैं लास्ट में। ये पकड़ते हैं सबसे पहले, देखो ये है दिल्ली। ये क्या है? ये दिल्ली भी क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस था। दिल्ली भी क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। अजमेर भी क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। बीच बीच में भी ये भी ब्रिटिश प्रोविंस था। अजमेर भी क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस।
उसके बाद आपको ले लो एक यहां पर है, एक यहां पर है कुर्ग। क्या है? कुर्ग। तीन ब्रिटिश प्रोविंस। पहला कौन सा? दिल्ली। दूसरा ब्रिटिश प्रोविंस क्या? अजमेर। अब इसी के बाजू में जयपुर क्या है? वो रियासत है। बीकानेर रियासत है, जैसलमेर रियासत है, जोधपुर रियासत है। यहाँ बहुत छोटे छोटे रियासत है, 565। उसमें से मुख्य मुख्य रियासत के नाम देखेंगे, बाकी को सीधा मार्च कर देंगे। ऐसे तो कितने हो गए? 2। और ये क्या है? कुर्ग। क्या है ये? कुर्ग। ये है कुर्ग। बटा बनेगा, हो गए 11। 11 में एक ये बच गया है कौन? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, तो ये हो गए भारत में कुल आने वाले 14 ब्रिटिश प्रोविंस। अब पाकिस्तान का भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का भी ये 6 में से 3 तो काउंट ही हो गया। कौन कौन सा? पंजाब, बंगाल और असम का सिलेक्ट आ गया। तो पंजाब पाकिस्तान में कितने काउंट करना है? 3। देखो 3 में ऐसा एक पोर्शन है, ऐसा पोर्शन में ना ये आधा वाला जो है ना, ये बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट है, और ये बलूचिस्तान ब्रिटिश प्रोविंस है। या बलूचिस्तान बोलो या बलूचिस्तान बोलो, दोनों नाम सेम है। आप बलूचिस्तान या बलूचिस्तान एक ही मतलब है। तो ये है बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट। ये है प्रिंसली स्टेट और ये है ब्रिटिश प्रोविंस। यहां पर देखते हैं ये वाला एरिया ऐसा, ये एरिया भी 2 भाग में डिवाइड है। ये एरिया भी 2 भाग में डिवाइड है। ये है प्रिंसली स्टेट और ये आपका है ब्रिटिश प्रोविंस। इसका नाम है, दोनों का नाम सेम है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रिटिश प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रिटिश प्रोविंस। उत्तर पश्चिमी सीमा ब्रिटिश प्रांत। आया? तो ये था देसी रियासत, इसका भी नाम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रिंसली स्टेट, और ये है प्रोविंस, है ना। और ये क्या है? वेस्ट पंजाब। क्या है ये? वेस्ट पंजाब। ये पूरा मोटा बहुत सारे यहाँ से देसी रियासत है, भयंकर सारा देसी रियासत है। उसमें है बहुत ज्यादा, क्या है? तेरी को है कि नहीं है? तो ये मोटा मोटी सिंध है। ये क्या है? सिंध भी ब्रिटिश प्रोविंस था। ये क्या है? सिंध। क्या है? सिंध। तो ध्यान दो, पाकिस्तान में 3 ये लेना है, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP। आया? और 3 तो राइट कर दिया, पंजाब, बंगाल और असम का सिर्फ क्या है? सिलहट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्या? ब्रिटिश प्रोविंस। आया? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 565 देसी रियासत। 565 देसी रियासत में से 552 को कायदे से कहां पर आएंगे? भारत में। और 13 कहां जाएंगे? पाकिस्तान। जनसंख्या के आधार पे भी देखना है और भौगोलिक दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए तो यहां पर देखते हैं 552। अब इसकी कहानी देखते हैं। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट की। अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया प्लस पाकिस्तान। इंडिया प्लस पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया में टोटल प्रिंसली स्टेट कितने हैं? 565। इसमें से कायदे से लॉ गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल चुका कि 552 को कहां लाना है? इंडिया में। अब बाकी कहां जाएगा भाई? 30 पाकिस्तान में। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इनसे चर्चा भी नहीं करना है। लॉ गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता है, इससे हमको बातचीत भी नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, इस पे फोकस करना है। इसमें से 552 में से 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के पहले भारत में आ चुके रहते हैं 549 देसी रियासत। अर्थात 3 देसी रियासत जो है वो भारत में कब आते हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस।
आया समझ? ये बिफोर इंडिपेंडेंस और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे ही लिख देता हूं तो आपके दिमाग में रहेगा। बिफोर इंडिपेंडेंस और ये क्या होगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, कितने? 3। यही तो चर्चा का विषय है, ऐसा। तो देखिए क्या होता है इसमें। There were 565 princely states presented in undivided India, means India plus Pakistan. Out of 565 princely states, 552 will be physically presented in India side. तो इस पे फोकस करना है। आउट ऑफ 552 princely states, 549 princely states were merged in India voluntarily on before independence of India. भारत स्वतंत्र होने के पहले 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है, लेकिन 3 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय नहीं हो पाता है। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सी देशी रियासत है जिसका विलय भारत की स्वतंत्रता के बाद होता है। आया समझ? फिर भी इसके पहले कुछ कहानी देखो। ये था, यहां पर मोटा मोटी ऐसा देखते हैं, देखो ये था आपका जैसलमेर रियासत। कौन सा था? ये था, और पाकिस्तान को छुआना है यार, मैं जो अभी रियासत बनाने जा रहा हूं, कौन सा वाला? जोधपुर भी पूरा टच करता था। कौन? जोधपुर। कहां गया है? पाकिस्तान। ये तो है ना पाकिस्तान, तो ये पकड़ लो जोधपुर, इससे पूरा जोधपुर। ये क्या है? जोधपुर। ये आपका है जैसलमेर। अरे ये है जैसलमेर, ये आपका है जोधपुर। कौन सा है रियासत? ये जोधपुर। ये है जोधपुर। और ये क्या सा था? बीकानेर। ये है बीकानेर, ये है जोधपुर, और ये क्या है? जोधपुर, और ये है जैसलमेर। ये जैसलमेर है, ये जोधपुर, और ये बीकानेर। बीकानेर के शासक थे जिन्होंने भारत संघ में विलय किया। बीकानेर, कहां के? बीकानेर। बीकानेर के शासक थे, एम्परर थे। इस प्रिंसली स्टेट, बीकानेर प्रिंसली स्टेट के एम्परर थे शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। सबके नाम के सामने महाराजा लगा लेना है, महाराजा शार्दुल सिंह। द एम्परर ऑफ द बीकानेर प्रिंसली स्टेट वाज महाराजा शार्दुल सिंह। थोड़ा कैरेक्टर को पढ़ना है, फिर कहानी बताता हूं। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। यहां के एम्परर थे महाराजा गिरधर। कौन थे? गिरधर सिंह। और यह है जोधपुर। जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह, हनुमान से याद रखना है, हनुमंत सिंह। एकदम हनुमान जैसे ही थे वाकई में। एक तो समय आया, लेकिन ये नहीं है, ये 3 इसको नहीं बता रहा हूं। भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है वो भी मैंने डिस्कस करना चालू नहीं किया है। वो तो ये है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। पहले इनकी कहानी सुनिए। ये एक्चुअल में फिजिकली भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। मतलब ये कायदे से कहां मिल सकता है? पाकिस्तान में मिल सकता है या भारत में मिल सकता है। ये बीकानेर हो, जोधपुर हो या जैसलमेर हो, ये तीनों के शासक हिंदू हैं और प्रजा भी हिंदू है। तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि इसको कहां पाकिस्तान में मिलना चाहिए। प्रश्न उठता नहीं है। कायदे से अगर नियमता चलेंगे,
तुम भाई, तुमको कंडीशन दिया गया या तो तुम अपना विलय भारत में करो या पाकिस्तान में करो या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दो, है ना। लेकिन यार अगर तुमको स्वतंत्रता तो है कि तुम पाकिस्तान में अपने आप को मिला सकते हो, इतना पावर है तुम्हारे पास, लेकिन कायदे से देखो जो तुम्हारा प्रजा है अगर वो विद्रोह कर देगी तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसा। तो यहां पर ये जो जोधपुर वाला था हनुमंत सिंह, ये थोड़ा सा देर से आना था, ये पगलेट था। इसके पापा का अभी देहांत हुआ था और हनुमंत सिंह के जो पापा थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेस्ट फ्रेंड थे, ऐसा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाया, एक काम करते हैं यार, हम अपना विलय कहां करते हैं, पाकिस्तान, क्योंकि ये है कराची में है कराची पोर्ट, तो यहां से हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बोला, जोधपुर। अब इसी कहानी सुनो। जोधपुर रियासत के शासक हनुमंत सिंह, बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह, ये दोनों जाकर मिलते हैं। हनुमंत सिंह लेकर जाते हैं शार्दुल सिंह को, हनुमंत सिंह लेकर जाते हैं शार्दुल सिंह को, किसके पास, मोहम्मद अली जिन्ना के पास। कहां, दिल्ली। कहां आते हैं, दिल्ली। 6 अगस्त 1947 को, 6 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह जोधपुर रियासत, शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत, ये दोनों जाके मिलते हैं दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना से। इस शार्दुल सिंह का जाने का कोई मन नहीं था, ये लेकर जाता है हनुमंत सिंह। तो मोहम्मद अली जिन्ना के सामने टेबल में बैठे हैं दोनों, कौन कौन, हनुमंत सिंह और शार्दुल सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि महाराजा ये है खाली कागज, मेरा सिग्नेचर किया हुआ, अपना सिग्नेचर कर देता है मोहम्मद अली जिन्ना। बोलता है जो भी कंडीशन आपको भरना है भर लो, और जोधपुर का और बीकानेर का विलय कहां कर दो, पाकिस्तान में। जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये तो कभी भी हो जाएगा, कि उसी समय उसी तरफ घेरा गया ना, तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता जैसलमेर। तो हनुमंत सिंह बोलता है कि सही बोले, लेकिन हनुमंत सिंह बोलता है मोहम्मद अली जिन्ना को कि मेरी कंडीशन है कि कराची का पोर्ट मुझे चाहिए, उसके लिए आप मुझे सिंध दे दो। क्या दे दो, सिंध दे दो, सिंध का एरिया पूरा मुझे ही दे दो और मेरा कर दो पाकिस्तान में विलय। अब धीरे से पूछता है फिर मोहम्मद अली जिन्ना किसको, शार्दुल सिंह को, बीकानेर के शासक को, कि आप पीछे क्यों हट रहे हो, आप भी कर दो। वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। तो हनुमंत सिंह भी हिल जाता है, ये तो अभी भी शासक बना है यार, ऐसी इमेच्योर है, अभी भी इसके पापा का देहांत हुआ है। तो हनुमंत सिंह बोलता है यार, हाँ यार मैं भी हड़बड़ी कर रहा हूं, मैं भी क्या कर रहा हूं, हड़बड़ी कर रहा हूं। तो हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना को बोलता है कि साहब मैं भी ना 2-4 दिन में सोच के बताऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना का माथा खराब हो जाता है, व्हाइट पेपर जो दिया था ना उसको सिग्नेचर किया छीन लेता है, आप तो सोच के बताते रहे। लेकिन सही डिसीजन था। ये कब की बात है, 6 अगस्त 1947 की। अब ये बात पता चलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बीपी मेनन को। तो बीपी मेनन बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को कि हनुमंत सिंह को समझाओ, किसको, हनुमंत सिंह को समझाओ। तो 10 अगस्त 1947 को जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली बुलाते हैं, फ्लाइट लेके जाता है दिल्ली, और वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है कि तेरी प्रजा क्या है, हिंदू, और तू खुद भी क्या है, हिंदू। तेरे पास 3 कंडीशन है, भारत से विलय कर या पाकिस्तान में कर या अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर। भाई तू अगर पाकिस्तान में विलय करेगा तो तेरी जनता क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो थोड़ा जनता को भी लेके चलना है, उसको भी समझाया कि हाँ यार मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। वापस आया, तुरंत शाम को कॉल करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली से, ये दिल्ली से आ चुका है वापस, कहां, जोधपुर, हनुमंत सिंह को, कि तुम आओ कल सुबह सुबह हमसे मिलने। बोला सर अभी तो दिल्ली से आया हूं। फिर फ्लाइट पकड़ के कहा जाता है दिल्ली, और 11 अगस्त 1947 को किससे मिलता है, जस्ट एक दिन बाद, 10 अगस्त के एक दिन बाद किससे मिलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। दोनों चाय पीते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हनुमंत सिंह को चाय बना कर देते हैं, लो बेटा पियो। तो कल तुम्हारी लॉर्ड माउंटबेटन से क्या बात हुई, कोई खास बात नहीं हुई। अच्छा सुनने में आया तुम मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिले हो। हाँ हाँ मिला था, कोई बात नहीं बनी। तो देखो बेटा, तुम्हारे जो पापा थे ना वो मेरे परम मित्र थे, इस हिसाब से तुम मेरे पुत्र हो। अगर पुत्र अनुशासनहीनता करता है तो पिता को
अधिकार रहता है कि वो अपने पुत्र को अनुशासन में लाए। तो ऐसा कोई काम मत करो कि मुझे तुमको अनुशासन में लाना पड़े। इतना बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हनुवंत सिंह थरथराए आते हैं, बोलते हैं कि मालिक मैं आज ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर पे क्या करता हूं, साइन करता हूं, विलय पत्र पे साइन करता हूं। तुरंत साइन कर देता है, ऐसा समझ। तो साइन करने के लिए किसके पास जाएगा? बीपी मेनन के पास। किसके पास? बीपी मेनन के पास। और बीपी मेनन को ही सौंपेगा। तो क्या करता है ना, ये साइन करने जाता है, और साइन करने जब जाता है ना तो एक रिवॉल्वर लेके जाता है। क्या लेके जाता है? रिवॉल्वर लेके जाता है। तो बीपी मेनन सामने बैठा है, 11 अगस्त की बात है, बीपी मेनन सामने पे बैठा है। क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास से निकला ना, इसका माथा क्या हो चुका है, खराब आया ना। तो बीपी मेनन के पास जाता है, बीपी मेनन सामने बैठा है, तो बीपी मेनन के ना सर में ऐसा बंदूक रख देता है। क्या रख देता है? बंदूक। और ऊपर से इधर सीढ़ी से उतरते हुए आता है कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है कि ये क्या खिलौने से खेल रहे हो? कुछ नहीं महाराज, वो मैं बस ऐसी मजाक कर रहा था, ये बंदूक नहीं है, ये पेन है। क्या है? पेन है। ऐसे करता है, वो पेन था एक्चुअली में पेन था। साइन करता है, उसको दे देता है, ऐसा। तो ये कहानी थी किसकी? हनुवंत सिंह की। आया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा 565 देशी रियासतों में भारत संघ में विलय होने वाला पहला देशी रियासत कौन सा था, तो बीकानेर। ये शार्दुल सिंह सबसे सही काम करता है। इसको पता है यार हमें भारत के साथ रहना है, तो यह सबसे पहले विलय करता है। और भारत संघ में सबसे पहले विलय करने वाला कौन था? शार्दुल सिंह। कब विलय पत्र पे साइन करता है? 25 जुलाई 1947। भारत संघ में विलय होने वाला पहला प्रिंसली स्टेट। आया। क्या होता है? लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस करता है ऑल इंडिया रेडियो पे कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी प्रिंसली स्टेट आते हैं, जुलाई 1947 के समय में, है ना, मतलब 24 जुलाई 1947 के आसपास लॉर्ड माउंटबेटन ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस करता है कि भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो भारत संघ में अपना विलय करना चाहते हैं, और मैं चाहता भी हूं कि आप भारत संघ में अपना विलय कर दें, यही आपके लिए अच्छा होगा, तो वो भारत संघ में अपना विलय कर दीजिए। बीबी मेनन समझाया था ना लॉर्ड माउंटबेटन को कि सर अगर आप नहीं करवाओगे तो इतिहास आपको किस रूप में याद रखेगा, आप अच्छे रूप में अपना प्रेजेंटेशन बनाओ। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भी समझ आता है, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस करता है कि आप सभी को संसद में आना है, पार्लियामेंट में आना है, इंडियन पार्लियामेंट में आना है। कब? 25 जुलाई 1947 को। 300 प्लस देशी रियासत इसी दिन पहुंच जाते हैं, 300 प्लस। और उसमें से एक्सेशन लेटर पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? शार्दुल सिंह। वैसे नहीं 25 जुलाई को यही अकेले किया है, 300 प्लस प्रिंसली स्टेट किया है, लेकिन ये सबसे पहले करता है। इसका दिमाग क्लियर था, है कि नहीं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, है कि नहीं यार। और ये हनुवंत सिंह आज भी अपना मजाक बनवा लिया वैसे यार, समझ। फिर बाकी सब इधर करके मिल गए। तो ये थी कहानी। तो यहां पर ओवरऑल समझना है कि स्वतंत्रता के पहले भारत संघ में विलय होने वाले रियासतों की संख्या कितनी थी? 549, 3 को छोड़कर। अब ये 3 कौन से थे इसको समझते हैं। ये 3 कौन से थे समझते हैं। देखो यहां पर देखना है, कुछ प्रिंसली स्टेट जो बड़े बड़े हैं ना उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, या चलो छोड़ो लास्ट में बता दूंगा दूसरे, है ना। यहां पर 3 प्रिंसली स्टेट देखते हैं जिसका भारत संघ में विलय नहीं हो पाया। पहला कौन था? जम्मू कश्मीर। पहला कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ये पूरा जम्मू कश्मीर, ये पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैं वो बताने जा रहा हूं 3 प्रिंसली स्टेट जिसका विलय कब हुआ है? भारत स्वतंत्र होने के बाद। उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। देखिए पहला है जम्मू कश्मीर। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें अंदर आ जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असाई चीन, ये सब आ जाएगा। और इस रियासत का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक। और यहां के शासक हैं महाराजा
महाराजा तो लगा ही देना, महाराजा हरि सिंह, यहां के शासक है महाराजा हरि सिंह, तथा यहां के दीवान है शेख अब्दुल्ला। कौन है? शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला आया, शेख अब्दुल्ला यहाँ के दीवान है, मंत्री है, मिनिस्टर। और राजा कौन है? महाराजा हरि सिंह आया, यहाँ के एम्परर है जम्मू कश्मीर के। ये जो जम्मू कश्मीर था ना, यहाँ की जो पब्लिक थी, मतलब ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। कौन सा था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ये जो था ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। लेकिन यहाँ का शासक कौन है? हरि सिंह, हिंदू। दूसरा देसी रियासत जिसका भारत संघ में स्वतंत्रता के बाद हुआ है वो है जूनागढ़। एक छोटा सा, ये जूनागढ़। कौन है ये? जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ में ये हिंदू मेजोरिटी एरिया था। ये क्या था? हिंदू मेजोरिटी एरिया वाला था। और यहां का शासक था नवाब मोहम्मद महावत खान जी। महावत खान जी, आप एटलीस्ट क्या याद रखो? महावत खान जी, ठीक। और तीसरा याद रखना है ये वाला, अच्छे देखना, ये पूरा तेलंगाना पकड़ना है। तेलंगाना का थोड़ा सा नीचे आंध्र प्रदेश का एरिया, तेलंगाना तो पूरा रहेगा। फिर महाराष्ट्र का लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन बराबर में चल जाएगा, और लोअर पोर्शन किसमें आएगा? हैदराबाद में। ये पूरा औरंगाबाद तक, कहां तक? औरंगाबाद तक, क्योंकि इसका पहले कैपिटल कौन था? औरंगाबाद। ये पूरा जो एरिया है मेन तेलंगाना, लोअर पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, ये थोड़ा सा कर्नाटक, और अपर पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपका है क्या? हैदराबाद। क्या है ये? हैदराबाद। क्या है ये? हैदराबाद। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। तो तीन प्रिंसली स्टेट, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनका विलय कब हुआ है? स्वतंत्रता के बाद। यहां के शासक थे निजाम। कौन थे? निजाम मीर ओस्मान अली। तो आप ओस्मान याद रखो, हैदराबाद जाओगे ना तो यहां ओस्मान सागर है, सुने होगे? ओस्मान एक झील है ना, मानव निर्मित झील है, इन्होंने बनाया। निजाम मीर ओस्मान अली। निजाम, आप कुछ याद मत रखो, ओस्मान अली, और निजाम फिजाम होता रहेगा, कैसे यार? ओस्मान अली। और ये कौन है? महावत खान जी। और वो कौन है? हरि सिंह। ये था मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी एरिया, वो था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। शासक कौन है? हिंदू। यहाँ शासक कौन है? मुस्लिम। यहाँ शासक मुस्लिम है, और एक्चुअल में ये भी क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कायदे से मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो ये मिल सकता है पाकिस्तान में, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से कहां है? भारत में। तो सोच भी नहीं सकता, कैसे यार? भाई भारत ऐसा पूरा बनेगा तो बीच में पाकिस्तान रहेगा, बताओ। ये पाकिस्तान से जाके मिलेगा, ये किससे मिलना चाह रहा है? पाकिस्तान से। ये किससे मिलना चाह रहा है? पाकिस्तान से। तो हैदराबाद और जूनागढ़ ये दोनों मिलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि दोनों के शासक क्या है? मुस्लिम है। और हरि सिंह बोल दिए, भाई ना मैं हिंदुस्तान से मिलूंगा ना मैं पाकिस्तान से मिलूंगा, क्योंकि मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी के अंदर आता नहीं हूं। भाई मैं इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा हूं, चाइना को, इधर से तिब्बत को, है इधर अफगानिस्तान को, तो भाई मैं तो रहूंगा क्या? स्वतंत्र देश। इसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ना भारत ना पाकिस्तान। तो यहां पर पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता है कि जूनागढ़ मिल जाए किसने? पाकिस्तान। ये सिर्फ एक छल था। क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना अंदर से नहीं चाहता कि तू बेटा मेरे से आके मिल, वो इसलिए इसको उचका रहा था महावत खान को कि तू मेरे से आके मिलेगा तो ये लोग करेंगे मिलिट्री एक्शन। कौन? इंडिया। तो मैं कर दूंगा मिलिट्री एक्शन औपचारिक रूप से। कहां? जम्मू कश्मीर। ये चाल थी। क्या थी? चाल मोहम्मद अली जिन्ना की। तो देखो बेटा क्या होता है वो समझो। तो ये मिलना चाहता है कहां? पाकिस्तान। हैदराबाद भी कहां मिलना चाहता है? पाकिस्तान। और जम्मू कश्मीर कहीं नहीं जाना चाहता, ना हिंदुस्तान ना
पाकिस्तान। अब क्या होता है सुनो, ये तीन अभी भी अलग है, भारत में मिले नहीं है ना, पाकिस्तान में मिले। अब जम्मू कश्मीर की कहानी क्या होती है, पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर कहां मिल जाए, पाकिस्तान में। इसलिए अपनी आर्मी को, यहां की एक जनजाति थी कवाली जनजाति, कवालियों के भेष में पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को भेजता है। किसके भेष में, मिलिट्री में, क्योंकि कायदे से पाकिस्तान डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि 1947 के एक्ट के तहत इसको पूरा अधिकार है कि अपना एक देश बना सके। और उधर बन चुका है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945, और उसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, है ना, काउंसिल, यूएनएससी, आया समझ। ये भी बन चुका है किसके अंतर्गत, यूएनओ के अंतर्गत, जिसका काम है विश्व में सभी को सुरक्षा प्रदान करना। तो अभी कोई भी मान लो विवाद उत्पन्न होगा तो वो कहां चल जाएगा, यूएनओ के एक चैप्टर के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके पास चल जाएगा। ये समझ में आया। तो यहां पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर कवालियों के भेष में अपनी आर्मी को भेजकर आक्रमण कर देता है। और हरी सिंह बैठा हुआ है श्रीनगर में, कहां बैठा हुआ है, श्रीनगर में, अब्दुल्ला के साथ, शेख अब्दुल्ला के साथ। देखा बेटा आक्रमण हो गया है, तो देखा कि ये तो कवाली नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, पाकिस्तान के आर्मी है कि नहीं, कवालियों के भेष में। तो हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह बोलता है किसको, शेख अब्दुल्ला को, कि तत्काल भारत दिल्ली जाओ और दिल्ली जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलो और उनको अवगत कराओ कि हमें मिलिट्री चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला भाग से भाग के आते हैं कहां, दिल्ली, और दिल्ली में आके बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि ये गृह मंत्रालय किसके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, उन किससे जाके मिलो। तो शेख अब्दुल्ला जाके मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि देखिए ना, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया है और कब्जा करना चाह रहा है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि देखो यार, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हम आपके आंतरिक या बाह्य मामले में, इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा समझ। तो शेख अब्दुल्ला बोलता है हाँ यार, सही बात है, यदि आप जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय कर देते हो तो हम अपनी आर्मी को भेजेंगे। तो शेख अब्दुल्ला भागते हुए जाता है श्रीनगर और महाराजा हरि सिंह को बताता है कि अरे यार, ये तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में साइन करने बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विलय पत्र में साइन करने बोल रहा है कि नहीं, एक्सेशन लेटर में साइन करने बोल रहा है। तो बोला कि अब कोई चारा नहीं बचा है, तत्काल साइन कर देता है 26 अक्टूबर 1947 को। तो 26 अक्टूबर कब, 26 अक्टूबर 1947 को किसके थ्रू, एक्सेशन लेटर के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर पे साइन करता है कौन, महाराजा हरि सिंह, और ये शेख अब्दुल्ला जाकर देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर औपचारिक रूप से ऑफिशियली भारत का हिस्सा हो जाता है। अब अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो वो हमारा मामला है, किसका मामला है, हमारा मामला है। वो तुरंत इंडियन आर्मी को भिजवाता है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटक पटक के मारते हैं पाकिस्तान की आर्मी को, ऐसा समझो, इतना पटक के मारते हैं कि ये तो छोड़ो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का हिस्सा, ये तो छोड़ो, ये पूरा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इधर का आधा पंजाब, वेस्ट पंजाब, ये भी हमको मिल जाता है, ये समझो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर चल जाते हैं कहां, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1945, और हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऐसा समझ। वहां लेके चल जाते हैं कैसे, ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर देते हैं। अगर किसी देश का प्रमुख ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर रहा है तो उसको औपचारिक माना जाएगा, क्या माना जाएगा, औपचारिक अनाउंसमेंट माना जाएगा। उनको तो मुद्दा मिल गया, किसको, यूएनओ को, ना वो सॉल्व करने वाले नहीं है, वो खेलते हैं, क्या करते हैं,
खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं, तो उनको खेलने दो। अब भारत इतना प्रबल है, देखना अभी मोदी जी फिर आएंगे तीसरी बार, हर हर महादेव, फिर से आएंगे मोदी जी। और देखो दूसरी बार में देखिए, पहले जो उनका टेन्योर था उसमें कुछ नहीं किए, विकास काम किए। दूसरा टेन्योर जैसे ही आया 370 गायब, 2 केंद्र शासित प्रदेश, अयोध्या का मामला सॉल्व, जैसे सिस्टमैटिक, इसको बोलते हैं विजन। तो जो वो सोच रहे हैं वो बहुत लंबा सोच रहे हैं। तो तीसरी बार आएंगे, अभी लेना है क्या, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, आया समझ। फिर बाद में भविष्य में आएंगे योगी जी, वो ले लेंगे अक्साई चीन, सब आएगा। वक्त बदलता है, जैसे इजराइल को देख लो, उसका वक्त बदला कि नहीं, वो छोटा से बड़ा हो गया ना, नहीं हो गया। पैलेस्टाइन जो था वो बड़ा था और इजराइल छोटा था। ये अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस किया, वक्त का वेट करना पड़ता है, किसका, वक्त का। 20 साल 25 साल 30 साल, एक देश की दृष्टिकोण तो 50-100 साल के बाद तक रहती है। तो इजराइल अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस किया, धीरे धीरे तुम्हारा पैलेस्टाइन को घेरते आज पैलेस्टाइन इतना छोटा हो गया और इजराइल बड़ा हो गया। कैसे यार, वैसे ही। तो यहां पर देखते हैं, हाँ, तो ये हो गया, अंदर आ गया 26 अक्टूबर 1947 को, किसके थ्रू, एक्सेशन लेटर में साइन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर में साइन हो गया। दूसरा पकड़ते हैं जूनागढ़ भारत में विलय हुआ है, जूनागढ़ भारत में विलय हुआ है 7 नवंबर, इसके जस्ट एक महीने क्या है, मुश्किल से 10-12 दिन के बाद 1947 को। और यहां पर करवाना पड़ा है जनमत संग्रह, वोटिंग करवाना पड़ा। क्या करवाना पड़ा, जनमत संग्रह, रेफरेंडम करवाना पड़ा, जनमत संग्रह मतलब वोटिंग करवाना पड़ा। क्योंकि ये जो महावत खान जी था, ये था मुस्लिम, और जूनागढ़ की जो पब्लिक थी वो क्या थी, हिंदू मेजोरिटी थी। ये अनाउंस कर दिया। भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को ये अनाउंस कर दिया महावत खान जी कि जूनागढ़ को हम विलय करेंगे पाकिस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का माथा हो गया खराब। लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तीनों बैठे हुए, ये चारों बैठे हुए। ये साला, ये तो जूनागढ़ कहां मिला रहा है, पाकिस्तान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि यहां पर मिलिट्री एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, मिलिट्री एक्शन लेते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि देखो बेटा, मिलिट्री एक्शन लोगे ना तो दिक्कत क्या है, अगर तुम यहां मिलिट्री एक्शन लोगे तो एक्चुअल में मोहम्मद अली जिन्ना को जूनागढ़ से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ मोहरा है। क्या है, मोहरा है। तुम यहां मिलिट्री एक्शन लोगे तो वो जम्मू कश्मीर में मिलिट्री एक्शन लेगा औपचारिक रूप से। तो एक काम करो, मैं बता रहा हूं कब की बात, 17 अगस्त 1947, मतलब इसकी भी पहले की बात। नहीं आया, मतलब ये अभी तक जम्मू कश्मीर में आया नहीं है। मैं 17 अगस्त की बात कर रहा हूं ना, वो तो 26 अक्टूबर हो गया यार। 17 अगस्त 1947 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन समझाया कि देखो, तुम अगर मिलिट्री एक्शन जूनागढ़ में लोगे तो पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन कहां लेगा, औपचारिक रूप से ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में, तो दिक्कत वाली बात है। एक काम करो, वहां पर कराओ जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह भी तुम तभी करवा पाओगे ना जब वहां पर तुम देख रहे हो कि पब्लिक के बीच आक्रोश है। तो जैसे ही क्या होता है ना, महावत खान जी अनाउंस करता है ना, तो महावत खान जी के अनाउंस करने के बाद पब्लिक का माथा खराब जाता है। पब्लिक पूरे महावत खान जी के किले में, महल में आक्रमण कर देती है। क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। महावत खान जी जो थे, उसकी पर्सनैलिटी बता देता हूं, वो पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, घोड़ों से, कुत्तों से, गाय से, है उनका अपना खुद का खटाल था, खुद ही के खटाल से दूध निकाल के पीते थे। हर प्रकार के जानवरों से इनको भयंकर प्यार था। और इनकी 5-6 महारानियां थी और हर महारानी से बच्चे थे बहुत सारे, नजर। ठीक है। तो जैसे किले पर आक्रमण होता है, किले पर जैसे आक्रमण होता है तो महावत खान जी घबरा जाते हैं, अभी भागो भागो भागो, हेलीकॉप्टर आ रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना कॉल किए कि साहब हेलीकॉप्टर भेजो। हाँ भेज रहा हूं। वो भेजता है हेलीकॉप्टर, तो इसी के छत पे उतरेगा। तो चलो चलो भागो भागो भागो। तो सोना चांदी जितना भी बटोरना था बटोरता है और पत्नियों को बोलता है चलो 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 चलो। कुत्तों को भी लेके पकड़ के जाता है। तो पत्नी बोलते हैं अरे बच्चे छूट गए हैं, अच्छा तुम बच्चों को लेके आओ। तो पत्नियां कहां ले जाती है, बच्चों को लेने जाती है
पत्नी जो किसको लेने आ रही है, बच्चों को। तो ये देखते हैं पत्नी को आने में टाइम लगेगा, पत्नी बच्चों को छोड़ो, ये तो बाद में भी हो जाएंगे, और शादी कर लूंगा और बच्चे हो जाएंगे। तो महाबत खान जी इतना पगलेट आदमी था, अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर कुत्तों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठता है, प्राइवेट जेट में या हेलीकॉप्टर में बैठता है और निकल जाता है पाकिस्तान। छोड़ दिया किसको, पत्नी और बच्चे भी यही रह जाते हैं। तो पब्लिक आती है, घुसती है, भाई बच्चे को थोड़ी मारेंगे, पकड़ना है तो महाबत खान जी पकड़ाता, वही मार खाता, वही मरता। लेकिन फिर सबको छोड़ छाड़ दिए, पब्लिक फिर देखी, आक्रोश हो गया था। तो यहाँ पर अब औपचारिक रूप से क्या करवाना पड़ा, जनमत संग्रह। यहाँ 200 मतदाता थे, 200 पब्लिक थी। कितनी पब्लिक थी, 200 बोल रहा है यार, 2 लाख पब्लिक थी। कितनी थी, 2 लाख। 2 लाख पब्लिक में से 1,90,000 ने वोटिंग किया, जिसमें से मात्र 91 वोट पाकिस्तान के फेवर में पड़े। कितने, मात्र 91 वोट्स किसके फेवर में पड़े, पाकिस्तान के फेवर में पड़े। अब पूरा 1,90,000 किसके फेवर में पड़ा है, इंडिया के फेवर में पड़ा। तो ये हो गया किसका, रेफरेंडम जनमत संग्रह के पूरा जुनागढ़ किसका हो गया, भारत का। इसी कहानी खत्म। अब तीसरा आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत है। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। आया हैदराबाद। तो हैदराबाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा रियासत था। सबसे बड़ा रियासत के होने के साथ सबसे धनी रियासत था, पैसे वाला रियासत था, भयंकर पैसे था निजाम के पास। यार ये बहुत पैसे वाले थे भी निजाम। तो निजाम बिन उस्मान अली यहाँ के शासक थे, ठीक। लेकिन यहाँ की जनता क्या थी, मुस्लिम मेजॉरिटी में, और शासक भी क्या है, मुस्लिम। हिंदू यहाँ पर है माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में तो मुस्लिम है। अब जैसे ही ये तो सीधा घोषणा कर चुका था कि हम स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। लेकिन इसकी मंशा कहां जा रही थी, पाकिस्तान के फेवर में ही जा रही थी, पाकिस्तान के फेवर में जा रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वॉच कर रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या रहता है, कि जैसे पाकिस्तान बोलेगा तो सीधा मिलिट्री एक्शन करेंगे, है ना। तो ये अपना ये भी उस्मान अली भी शांत था कि बेटा अगर जैसे पाकिस्तान की तरफ अभी झुकाव तो था, अंदर अंदर बात चल रही थी, लेकिन अनाउंस नहीं किया था। तो ये भी ध्यान दे रहा था। ये क्या करना चालू किया, जो माइनॉरिटी में हिंदू थे ना, उसके बाद अत्याचार चालू कर दिया, मारना पीटना, दंगे चालू हो गए, भयंकर दंगे चालू हो गए। ये पूरा महाराष्ट्र का, देखो ना थोड़ा सा महाराष्ट्र भी एरिया है, सोलापुर, यहाँ पर पूरे हिंदुओं को मारे जा रहे थे, सोलापुर साइड में पूरे हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार, मतलब मानव के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सीधा यहाँ पर मिलिट्री एक्शन। हैदराबाद के ऊपर हो जाता है सीधा मिलिट्री एक्शन। कब, 13 सितंबर 1948। और ये भारत सरकार के द्वारा जो मिलिट्री एक्शन चालू होता है, ये इसका नाम रहता है ऑपरेशन पोलो। क्या नाम रहता है, ऑपरेशन पोलो। कई बार एग्जाम पूछा है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री एक्शन चालू होता है। क्या होता है, मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्रवाई। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो। और 5 दिन तक हैदराबाद रियासत के आर्मी और भारत के आर्मी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है 5 दिन। और जस्ट 5 दिन बाद, 5वें दिन 17 सितंबर 1948। देखो पहले हैदराबाद रियासत का राजधानी कहां था, औरंगाबाद, लेकिन बाद में कहां हो जाता है, आज का हैदराबाद। तो यहां से सेना हराते हुए चारों तरफ से घेर देती है। ऑपरेशन पोलो का मतलब ही यही है। इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन पोलो का ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर, दोनों याद रखना है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कैटरपिलर। इसका मतलब ये कि चारों तरफ से घेरना है। कहां से घेरना है, चारों तरफ से इंडियन आर्मी घेर देती है, घुस के तरफ से घुसते कहां पहुंच जाती है, हैदराबाद राजधानी। फिर इसमें कब्जा कर लेती है। कब, 17 सितंबर 1948। तो मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत किसका हो जाता है, भारत का। तो ये हो जाता है 17 सितंबर 1948। लेकिन ऑपरेशन कब चालू हुआ था, ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948।
तो इस प्रकार से ये तीनों देशी रियासतों का भारत संघ में विलय होता है। इसका होता है 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर पे साइन के थ्रू। ये होता है 7 नवंबर 1947 रेफरेंडम जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़। तीसरा हैदराबाद 17 सितंबर मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के द्वारा आया। इनके शासकों के नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय अब पूछता हूं प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत कौन सा था? हैदराबाद। याद हो गया? कश्मीर से बड़ा। हाँ, कश्मीर सेकंड नंबर पे, कश्मीर सेकंड नंबर पे। अच्छा, आज का हैदराबाद तेलंगाना मत देखना, ये तो जम्मू कश्मीर से छोटा लगेगा। जैसे ये चारों को जोड़ दोगे तो चारों पांचों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन, तब तो वो हैदराबाद ये पूरा महाराष्ट्र भी ले रहा था, कर्नाटक भी ले रहा था, आंध्र प्रदेश भी ले रहा था और पूरा तेलंगाना ले रहा था। ये हैदराबाद था एक्चुअली। इसकी पहली राजधानी क्या थी? औरंगाबाद। बाद में क्या हो जाता है? हैदराबाद। अब समझ लो मैं क्या बता रहा था, तुम लोग दिमाग से उतार दिए। सबसे बड़ा हैदराबाद। हाँ, भारत का सबसे बड़ा रियासत कौन सा है? हैदराबाद। ये दिमाग में रखना है। भारत संघ में विलय करने वाला पहला रियासत कौन सा था? बीकानेर। बस ये दो बात अच्छे से याद रखना है। अब भारत संघ में विलय करने वाला अंतिम रियासत कौन सा था? कायदे से देखोगे तो ये है कौन सा? हैदराबाद। लेकिन इसको नहीं लेगा आंसर, आंसर लेगा भोपाल। भोपाल रियासत यहां बीच में है, भोपाल रियासत। ये है भोपाल रियासत। देखो ये ना थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा। भोपाल रियासत ना यहाँ बीच में पड़ता है। कहां पड़ता है? सो मिटाऊ तो जान चुके हो ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यहां पड़ता है भोपाल रियासत। ये ऐसा पड़ता है भोपाल रियासत। आया? तो ये है भोपाल प्रिंसली स्टेट। भोपाल प्रिंसली स्टेट। ये भोपाल प्रिंसली स्टेट जो है क्या होता है? सुनो, 25 जुलाई 1947 याद है? 300 प्लस देशी रियासतों ने साइन किया था, तो ये भी कर देता है 25 जुलाई 1947 को, ये भी साइन कर देता है। फिर इसका दिमाग क्या जाता है? फिर जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक है वो है ये हामिदुल्ला, मोहम्मद हामिदुल्ला। भोपाल प्रिंसली स्टेट के शासक कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्ला। हमीदुल्ला या हमीदुल्ला ये थे। ये कायदे से भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय कब कर देते हैं? 25 जुलाई 1947 के ही। लेकिन 1948 में अचानक इनका दिमाग क्या हो जाता है? फिर जाता है और अपने आप को फिर से स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। भारत सरकार का माथा खराब, मिलिट्री एक्शन करती है, भेजती है सेना यहां जो, और फिर से भारत संघ में विलय कर देता है 1 जून 1948 में। इसीलिए एग्जाम में अगर पूछेगा कि भारत संघ में विलय होने वाला अंतिम 49 है, 49 1 जून 1949 में ये फिर से भारत संघ में अपना विलय कर देता है। इसलिए अगर पूछेगा एग्जाम में कि भारत संघ में विलय होने वाला प्रथम कौन था रियासत? बीकानेर। और अंतिम कौन सा था? तो भोपाल मारना। क्या मारना? भोपाल। हैदराबाद नहीं मारना है। लेकिन अगर मान लो भोपाल अगर ऑप्शन में ना हो तब क्या मारना? हैदराबाद। टेक्निकली समझा कि इसका विलय तो हो ही चुका था ना कायदे से। अभी तुम नौटंकी कर रहा है। क्या कर रहा है? नौटंकी कर रहा है। तुम अगर हमको एक बार दे दिए हो तो अब लेने का हकदार नहीं हो। लेकिन अगर तुम नौटंकी कर रहे हो तो अब पूरी तरह से तुमको हटाया जाएगा। कैसे यार? पहले तो तुम दिए हो तो वहां पर कम से कम बैठे भी हो, लेकिन अगर तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं स्वतंत्र साम्राज्य हूं तो अब तुमको बेटा घूस के मारा जाएगा, पूरी तरह से हटाया ही जाएगा, नस्ते नाबूद किया जाएगा। कैसे यार? इस समझ में आया? तो यहां पर हमने क्या सीखा? प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस। कुछ देशी रियासत जो बड़े थे उनमें जैसे देख सकते हो, जैसे कि ये पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस है। पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर पंजाब ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर पंजाब प्रिंसली स्टेट भी है। हिमाचल प्रदेश इसमें आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा और पंजाब आ जाएगा। ये क्या है? पंजाब प्रिंसली स्टेट। क्या है? पंजाब प्रिंसली स्टेट। आया? पंजाब प्रिंसली स्टेट बहुत सारे हैं, जिसमें से यहां पर मैसूर प्रिंसली स्टेट, जिसको हिंदी में बोलेंगे मैसूर प्रिंसली स्टेट। ये क्या है? मैसूर प्रिंसली स्टेट। जो आज केरल है ना, ये पूरा का पूरा एक प्रिंसली स्टेट था। इसका नाम था त्रावणकोर।
त्रावणकोर, कोचीन, त्रावणकोर कोचीन प्रिंसली स्टेट, मैसूर प्रिंसली स्टेट। तो ये जो आज का केरल है ना, ये पूरा का पूरा क्या था? त्रावणकोर कोचीन प्रिंसली स्टेट। अब सुनो, 565 देशी रियासत थे। कितने? 565 देशी रियासत। ऐसा कौन सा देशी रियासत है जिसने ये घोषणा कर दिया कि हम एक स्वतंत्र देश होंगे? सबसे पहले किसने किया था? इसी ने किया था। बाद में ये भी हड़बड़ा गया और भारत से विलय हो गया। लेकिन अगर एग्जाम पूछेगा कि एज अ देशी रियासत सबसे पहले कौन घोषणा किया कि भाई हमें क्या रहेंगे? स्वतंत्र देश होंगे। स्वतंत्र देश की घोषणा करने वाला पहला देशी रियासत कौन सा था? त्रावणकोर कोचीन। ले आया। बाद में ये भी 25 जुलाई को, ऐसे 25 जुलाई 1947 में ये भी जाके साइन कर देता है। सॉरी, ये करता है जस्ट स्वतंत्रता के 3 दिन पहले। 3 दिन पहले का मतलब कहने का 15, 14, 13, 12। कब करता है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाता है ये क्यों करना चाह रहा है पता है? ये देख रहा है कि मेरा अंतरराष्ट्रीय सीमा का छू रहा हूं, अरब अरेबियन सी को, मतलब मैं भी भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग हो सकता हूं, मेरे को भी घेरने वाला नहीं है। एक आता है यहां पर लक्षद्वीप। ये आपका क्या है? मिटाऊ। ये आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को यहां लिख देता हूं। अब देखो लक्षद्वीप की कहानी। ये लो जो लक्षद्वीप है ना ये ब्रिटिश प्रोविंस है और ना ये प्रिंसली स्टेट है। ये इंडिपेंडेंट एरिया है। कैसा है? इंडिपेंडेंट एरिया है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा है, किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा बताओ, दन से ध्यान जाता है किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। ये सूचना मिल जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को खुफिया तंत्र से सूचना मिल जाता है कि भैया जिन्ना की नजर किस पे पड़ गई है? लक्षद्वीप पे। और लक्षद्वीप देखा जाए तो किसके पास है? केरल के पास है। एकदम पास है यार। मैं तो चलो यहां बना दिया, यहां नहीं बनाना है रे, यहां बनाना है। आया, थोड़ा बड़ा बनाओ। एक्चुअली तो दिखता भी नहीं है ढंग से, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो तुम लोगों को दिखेगा। तो ये जो लक्षद्वीप है ये एक्चुअली केरल के नियरेस्ट है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमारा कब्जा होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान से कब्जा कर लेता बेटा तो ये उसका पोर्ट हो जाता, यहां पर अपना सैन्य अड्डा बनाता और भारत को आंख दिखाता कि नहीं दिखाता है। अब बाद में क्या पता चाइना को भी दे देता, तो चाइना भी हमको घेर देता आज। ठीक, तो ये लक्षद्वीप सैन्य कार्रवाई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। यहां पर कितने 36 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में? 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से इनहैबिटेड कितने हैं? 10, जहां लोग रहते हैं 10 में। और इसका टोटल एरिया मात्र है 32 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 36 आइलैंड को पूरा जोड़कर टोटल एरिया कितना है? 32 किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर, जिसमें रहते लोग कितने में हैं? 10 में। अब क्या हुआ इसकी कहानी सुनो। जैसी नजर पड़ी मोहम्मद अली जिन्ना की, किसके ऊपर? लक्षद्वीप के ऊपर। यह सूचना मिल जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल की खुफिया तंत्र से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत, ये मैसूर है, मैसूर क्या है? प्रिंसली स्टेट। और यहां के दीवान जो थे उनका नाम है राम स्वामी मुदालियर। कौन? राम स्वामी मुदालियर। और राम स्वामी मुदालियर के भाई थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। राम स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत कॉल करते हैं मैसूर रियासत के दीवान मिनिस्टर, किसको? राम स्वामी मुदालियर। तो राम स्वामी मुदालियर और उसका भाई लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुरंत शिप लो, भारतीय नौसेना की शिप लो, उसको गाइडलाइन करो, तुरंत कहां पहुंचो? लक्षद्वीप, और तुरंत जाके भारत का झंडा गाड़ दो। तो यहां से तत्काल शिप निकलती किसकी ओर? इंडियन सेना की शिप निकलती कहां? लक्षद्वीप। और इधर पाकिस्तान से आ रही है किसका? पाकिस्तान सेना की शिप आ रही है। आया समझ है? ये दोनों पहुंच रहे हैं। तो राम स्वामी मुदालियर और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भारतीय नौसेना की जहाज को लेकर
भारतीय नौसेना के साथ पहुंचते हैं लक्षद्वीप और जाके हिंदुस्तान का झंडा गाड़ देते हैं 17 अगस्त 1947। कब? 17 अगस्त 1947। और जैसे ये झंडा गाड़ते हैं आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं पाकिस्तान की शिप और देखते अरे बाबा तो झंडा लग चुका है, किसका? भारत का। अब जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आधे घंटे से आधा घंटा अगर मार्जिन नहीं, आधे घंटे से हमको मिल गया, आधे घंटा पहले नहीं पहुंचता हमारा हाथ से लक्षद्वीप चला जाता। अब इधर आते, ये पूरा का पूरा क्या है? असम, ये पूरा का पूरा बंगाल था पहले, तो पूरा पहले बंगाल था, कल डिटेल में डिस्कस किया। पूरा बंगाल था, है ना? उसमें से ये बंगाल रहा, बंगाल से टूट के बिहार उड़ीसा बना, बिहार प्रोविंस, उड़ीसा प्रोविंस, और ये बंगाल प्रोविंस और ये असम प्रोविंस बना। ठीक है ना? इसमें ये पूरा ब्रिटिश प्रोविंस है इस एरिया में। यहां पर 4 ही प्रिंसली स्टेट है। कितने? 4 प्रिंसली स्टेट। एक वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा पड़ता है, आज के वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है कूच बिहार। ये क्या है? प्रिंसली स्टेट। कल इसका काम आएगा ना, कूच बिहार। कूच बिहार क्या है? प्रिंसली स्टेट। ये जो आज का मेघालय है ना, मेघालय में 3 मुख्य पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। उसमें असम का थोड़ा सा एरिया ले लोगे तो मिकिर, रेंगमा। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, इनको पूरा एक साथ बोलते हैं मेघालय का पठार, प्लेट्यू ऑफ मेघालय या प्लेट्यू ऑफ शिलोंग। आया? तो असम 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है, 3 प्लेट्यूज में बटा हुआ है, गारो, खासी, जैंतिया। खासी में पड़ता है शिलोंग, खासी में पड़ता है खासी में पड़ता है तुम्हारा चेरापूंजी और मासिनराम। शिलोंग, मासिनराम, चेरापूंजी तीनों कहां पड़ते हैं? खासी की पहाड़ी में। ये खासी को ही पकड़ना है, बीच वाला, गारो, खासी, जैंतिया। तो बीच वाला जो खासी है ना, खासी स्टेट था, प्रिंसली स्टेट। क्या था ये? प्रिंसली स्टेट। का नाम क्या है? खासी प्रिंसली स्टेट। और ये पूरा का पूरा मणिपुर और ये पूरा का पूरा त्रिपुरा, ये दोनों क्या है? प्रिंसली स्टेट। ये कौन है? मणिपुर प्रिंसली स्टेट, और ये क्या है? त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट। ये आपका है त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट। तो यहां पर 4 ही प्रिंसली स्टेट है, बाकी क्या है? पूरा ब्रिटिश प्रोविंस था। मणिपुर, त्रिपुरा, तुम्हारा खासी प्रिंसली स्टेट और कूच बिहार। अगर आप डेप्थ स्टडी नहीं करोगे तो पीएससी के आपको आगे निकलना है। पीएससी प्रश्न पूछता है किसी टॉपिक से, तब जाके वो टॉपिक को पढ़ना चालू करते हैं। तो कहां से निकलेगा यार? हैं? मानते हो कि नहीं? आपको डेप्थ स्टडी करना है, तब जाके आप बनोगे डिप्टी कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर। ऐसा समझ? इस समय तो बाकी कहानी कब करते हैं? कल। ठीक, इतने रह देते हैं, नहीं तो फट जाओगे तो दिक्कत है कि नहीं यार? तो चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।